शादी की पहली रात में पूरी बर्फ की मानी ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे शौहर की तेज नजरें मुझे अपनी वजूद के अंदर बेबस होती हुई महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है नौशी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? मैंने लरजती पलकों से उसे देखा था, अपने आंसू में जब्त कर रही थी। मेरे होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। वो बड़े सख्त और गुस्से में मुझसे पूछ रहा था। मैं चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझसे धाड़ते हुए पूछा, नौशी मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके इस तरह के रवैये से मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं रोने लगी, लेकिन शायद सामने वाला पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना बख्शेगा नहीं। ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम ये सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हारे चार आंसू देखकर बर्बाद कर दूंगा तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा सर्द हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिया जो पूरी तरह से कपकपा रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो मेरे और भी करीब हो गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरे पसंद के अरूसी लिबास को पहने, खुद को मेरे लिए सजाए, मेरे ही कमरे में बैठी तुम मुझसे मेरे सब्र का इम्तिहान बिना किसी वजह के मांगोगी तो मैं क्यों ये सब कुछ तुम्हें करने दूंगा? मैं फरिश्ता नहीं हूँ नौशी कि जो लड़की मेरे हक में हर तरह से जायज हो चुकी हो उसे यूं सजा देकर जी जताता रहूं। मैंने तो बड़ी मुश्किल से वक्त काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फहाद का लहजा मखमूर होने लगा था। वो मेरे चेहरे की छोटी लट को पकड़े बड़े प्यार से मुझे देख रहा था। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। जितना वो आज बेताब नजर आ रहा था मेरे लिए उसे रोकना और भी कठिन होता जा रहा था, लेकिन मैं भी मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वो राज फहाद जान चाहता तो मेरी जान ले लेता, मुझे तलाक दे देता। फहाद ने जेब से मुंह दिखाई का तोहफा निकाला। सोने की चेन थी जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरी गर्दन का सफर करने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद में लगा था। मैंने झट से उनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें फहाद, मुझे बस एक माँ का वक्त दे दें। फहाद ने मुझे गुस्से से कहा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं जबरदस्ती भी तुमसे अपना हक वसूल कर लूंगा। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। वो भी शायद ठान कर बैठे थे कि मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी कुर्बत मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी वो मैं जानती थी, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वो मेरे करीब बढ़ रहे थे मेरी हालत गैर होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर ही गिर गई। मेरे कानों में फहाद की आवाजें गूंज रही थी। वो मुझे नौशी नौशी पुकार रहे थे, मेरी बाजू हिला रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं यूं होशावास खो बैठूंगी। शायद मैं होश से गाफिल हो रही थी, या फिर ये उन मेडिसिन का असर था जो निकाह के बाद अपनी वालदा की बातें सुनकर मैंने खाई थी। मैं नहीं जानती थी कि जो इंकशाफ मेरी माँ ने मुझ पर किया था मैं चाह कर भी अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। ये भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा मर्द था, नहीं, वो मुझे बेहद पसंद थे। ये बात भी नहीं थी कि माजी में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे उसके राज के खुल जाने का डर था। बस फिर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो मसला मेरे साथ था वो शायद ही किसी लड़की के साथ हो। बहरहाल जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरी सास और फहाद मेरे सरहाने परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि ये अब बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। कुछ ही देर में मैं घर आ गई। मेरी सास मुझे आराम का मशवरा देकर मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अभी फहाद की कजन मौजूद थे। शादी वाला घर था, मेहमानों का होना तो लाजमी सी बात थी। मुझे उनकी कजन्स की बातों की आवाजें आ रही थी जो फहाद से मजाक कर रहे थे कि एक ही रात में ऐसा भी तुमने बीवी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश ही हो गई। अरे नाजुक सी लड़की थी, प्यार मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। गो के लड़कों की बेबाक जबानों को तो जैसे ही मौका मिल गया था, न जाने वो लोग क्या समझ रहे थे। मुझे अपने अंदर शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी। मेरी वजह से फहाद सबके सामने सिर्फ शर्मिंदा हो रहे थे। कोई कह रहा था अब 4 दिन कमरे का रुख मत करना, और कोई मेरी सास से कह रहा था वो आप खुद दुल्हन के पास रहिएगा, कहीं फहाद की शक्ल देकर दुल्हन फिर से ना बेहोश हो जाए। हंसने और कह के लगाने की आवाजें मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। आखिर अगर असल वजह शौहर को बता देती तो वो तलाक देकर धक्के देकर अपने घर से निकाल देता। अगर कुछ भी ना बताती तो रिश्ता कायम होते ही वो जान जाता मैं किस अजियत से गुजर रही थी। चंद दिन तक मेरी सास ही मेरे पास आती रही। मुझे खाना भी वही खिलाती थी। बहुत नरम दिल खातून थी, अच्छी और मोहब्बत करने वाली। सब मेहमान जा चुके थे। मेरी तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने खुद ही किचन के काम संभाल लिए थे। हालांकि मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था। फहाद बहुत चुप चुप से थे। खाने के दौरान भी मुझे शिकवा भरी नजर से देखते रहते थे। मेरे ससुराल में बस मेरी सास और शौहर ही रहते थे। फहाद मेरी सास की अकलौती औलाद थे। वैसे तो सब मेहमान जा चुके थे, लेकिन मेरी सास की भांजी अभी यही
थी। वो मेरी ही उम्र की थी, उसकी MA के पेपर्स हो चुके थे, इसलिए वो महीना यहाँ रहने के इरादे से आई थी। खूबसूरत भी थी। जो बात मुझे खटकती थी वो ये थी कि वो फाहा से बहुत बेतकल्लुफ थी। वो फाहा से हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन वो उसे बस लिए दिए ही कोई जवाब दे रहे थे। उनकी नजरें तो मुझ पर जमी हुई थी। जबान से मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी नजरें जो मुझसे कह रही थी मैं जान कर भी अनजान बन गई थी। रात को मैं किचन के काम निपटा रही थी। मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी और उनकी भांजी भी अपने कमरे में जा चुकी थी। फहाद आज ड्राइंग रूम में सो रहे थे, क्योंकि फहाद के छोटे से फ्लैट में बस 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। मैं भी बर्तन ही धो रही थी जब मुझे किसी की बेताब नजरों ने उलझने पर मजबूर किया था। मैंने पलट कर देखा तो फहाद बिल्कुल मेरे पीछे खड़े थे। कहने लगे, नींद नहीं आ रही, सिर में दर्द है, मुझे एक कप चाय बना दो नौशी। मुझे लगा था कि वो चाय का कहकर बाहर चले जाएंगे। मैं किचन के काम के वक्त दुपट्टा किचन के दरवाजे पर लटका कर ही काम करती थी, क्योंकि उस वक्त किचन में अकेली होती थी। फिर घर पर कोई देवर जेठ और ससुर भी ना थे, लेकिन फहाद यूं अचानक से किचन में आ जाएंगे और मेरे पास खड़े हो जाएंगे, मुझे अंदाजा ही नहीं था। जब मैंने उन्हें यूं टिकटी बांधे खुद को देखते हुए पाया तो अजीब महसूस होने लगा, लेकिन किचन के दरवाजे के पास वो खड़े थे, बिल्कुल वहीं पर दुपट्टा भी था। मेरी कोशिश थी जल्द अज जल्द चाय बन जाए, लेकिन मुसीबत ये थी कि रात 11 बजे सुई गैस बहुत हल्की हो जाती है। एक कप चाय भी 15 मिनट से पहले नहीं बनती थी और 15 मिनट यूं यहाँ खड़े होना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार फहाद की नजरों से उलझ रही थी। दिल की धड़कनें मेरी काबू से बाहर थी। नौशी, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और हसीन है। मैंने तो आज गौर किया है। वो 2 कदम मेरी जानिब बढ़ चुके थे। किचन था भी छोटा सा, इसलिए मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैं उस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हो गए थे, मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे। जानती हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार दोस्त की शादी पर देखा था, तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारे चेहरे पर पड़ने वाली डिंपल ने मेरा दिल ही मुझसे छीन लिया था। मैं जब तक उस शादी के फंक्शन में मौजूद था, मेरी नजरें मुसलसल तुम पर थी। बस वहीं पर अपना दिल तुम पर ऐसा हारा कि जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो गया, मेरा सुकून चैन तो जैसे मुझसे छीन ही गया था। ये कहते वो मेरी और भी करीब आ गए। मैं शेल्फ से जा लगी थी। फहाद, प्लीज पीछे हटिए, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर नमूदार हुए पसीने को साफ किया था। क्यों, यहाँ कोई गैर है नौशी जिससे तुम्हारा पर्दा है? मियाँ बीवी तो वैसे भी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अल्लाह ने कलाम पाक में शोहर और बीवी को एक दूसरे के लिबास से तशबीह दी है। जानती हो क्यों? फहाद बहुत नरम है, जिससे मुझे बता रहे थे, लेकिन मेरी हालत फिर से गैर होने लगी थी। इससे पहले कि वो मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते, मैंने उन्हें पीछे धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैं कैसे फहाद की बढ़ती हुई जज्बातों को रोक सकती थी? वो अपनी जगह जायज थे, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वो मेरे लिए सुहानी रूह बन गई थी। मैं रोने लगी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक फितरी सा रिश्ता था। जितनी मेरी मोहब्बत के लिए बेचैन फहाद थे, उतनी मैं भी थी, लेकिन बस मजबूरी मेरे आड़े आ गई थी। उसके बाद से फहाद ने मुझसे बातचीत करना खत्म कर दी। वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखते थे। एक बार उनके ऑफिस के कपड़े में प्रेस करने लगी तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिए और कहने लगे, तुम्हें मेरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी राबिया को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगे। मैं बेचैन होकर रह गई। फहाद का रवैया शायद मेरे साथ ठीक ही था। वो कब तक मेरे साथ नरमी से बात कर सकते थे, लेकिन मेरे ऊपर उस वक्त बड़ी जब मैंने राबिया को उसके आगे पीछे घूमते देखा। वो भी बड़ी खुशी से फहाद के सारे काम कर रही थी। हैरत मुझे ये देखकर हुई कि शाम को जब फहाद वापिस ऑफिस से आता था, उस वक्त राबिया नई दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही फहाद अंदर आता, उसके हाथ से लैपटॉप का बैग लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी थी वो बड़ी खुश हसलूबी से निभा रही थी और मेरे अंदर तो गोया आग सी लग गई थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि फहाद खुद ही उसे अहमियत दे रहा था, उसे मुझ पर फोकियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा करने से कासिर थी। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। एक बार रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मुझे किसी की बातों की आवाजें आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने कॉफी के 2 कप भी पड़े थे। मुझे देखकर राबिया की हंसी को तो ब्रेक लग गई, लेकिन फहाद बिल्कुल बेनियाज बैठे थे। वो फिर भी राबिया से बातें कर रहे थे जैसे उन्हें मेरे होने ना होने की कोई परवाह ही ना हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत फहाद को बताती तब भी मेरा घर बर्बाद होता, और ना बताती तब भी राबिया नामी लड़की मेरी जगह ले लेती। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन का दुख नहीं।
मेरे और फहाद के दरमियान जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि राबिया बीच में आए, इसलिए मैंने अपनी सास से कहा कि राबिया को काफी दिन हो गए हैं आए हुए, वापस कब जाएगी। मेरी सास कहने लगी कि मैं भी उससे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम वापस चली जाओ, लेकिन ये फहाद है ना, उसे मना किए जा रहा है। ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। फहाद क्यों चाहते थे कि वो यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उनके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी, मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। मैं नहीं जानती थी कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दाफाश हो चुका था कि शायद इस खुशफहमी में थी कि फहाद मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में ये खुशफहमी खत्म हो चुकी थी कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है। शायद ये शादी उसकी कोई मजबूरी थी, वरना मोहब्बत उससे राबिया से थी और राबिया उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी मैंने नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रो कर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। राबिया फहाद की बाहों में एकदम से मेरी आंख खुली तो मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। शुक्र है कि जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैं उठकर फौरन से अपने कमरे से बाहर निकली। लाउंज में खामोशी का राज था। मैं ड्राइंग रूम में गई। फहाद अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास गई। वो मुझे देखकर हैरानगी से कहने लगे, क्या बात है, क्यों रो रही हो। मैंने कहा, फहाद आप आज के बाद राबिया से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगे, क्यों ना करूं बात। मैंने कहा, आपके दिल में राबिया थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वो कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने राबिया की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का असीर हो गया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यूं बर्बाद नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले आए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। कहने लगे, बस यही सुनना चाहता था मैं, मुझे यही जानना था कि तुम्हारे दिल में कौन है, इसलिए मैंने राबिया की मिन्नत की थी कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा करे। नौशी, राबिया मेरी सगी बहन है, खाला की कोई औलाद ना थी, इसलिए अम्मी ने राबिया को उन्हें दे दिया था। ये बात मेरे लिए एक नया इंकशाफ थी। फिर बोले कि तुम्हारी दूरी ने मुझे बेहद परेशान कर रखा था, मुझे लगा तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो, इसलिए मैंने राबिया के साथ मिलकर ये ड्रामा किया था। और आज तुम्हारे लफ्जों ने मेरे अंदर एक इत्मीनान पैदा कर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक फितरी हिचकिचाहट थी। फहाद मेरे आगे आने लगे, लेकिन इस बार मैं उन्हें रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी जुबान से इजहार कर बैठी थी। पूरी रात मेरी खौफ में गुजरी थी कि जिस दिन मेरा सच फहाद को पता चल गया, वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। बहरहाल मेरी संगत पाकर फहाद बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद राबिया भी वापस चली गई। बस मेरा दिल हर वक्त खौफ की जद में रहता था कि जब मेरी सच्चाई का इल्म फहाद को होगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कई माह गुजर गए थे जब एक बार मेरी सास खाने के दौरान कहने लगी कि फहाद, मुझे जल्द ही पोता या पोती की खुशखबरी भी सुना दो। ये सुनते ही मेरे हलक में तो जैसे नवाला फंस कर रह गया था। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर उतारा। मेरी भूख ही मिट चुकी थी। फहाद अलबत्ता मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दे रहे थे। कुछ माह बाद ही फहाद अपनी वालदा के इसरार पर मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उसने बहुत से टेस्ट लिख कर दे दिए। मेरा दिल भी बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते फहाद से कहा कि अम्मी को बच्चों की इतनी भी क्या जल्दी है। वो मेरा हाथ थाम कर बोले, नौशी, बच्चे मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो चाहता हूँ अल्लाह मुझे जुड़वा बच्चे दे दे। उनकी बातें मेरा दिल हिलाने के लिए काफी थी। जो हकीकत मेरी वालदा ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं ये नेमत उन्हें नहीं दे सकती, और जिस दिन ये बात फहाद को पता चल गई, वो दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे कभी भी इस हकीकत के साथ कबूल नहीं करेगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे वजूद से निकल रही थी। जिस तरह डॉक्टर बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती, कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, मेरी जान ही थी जो कतरा कतरा निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने डॉक्टर की मिन्नत की कि वो मेरे बारे में मेरे शौहर को कुछ ना कहें, लेकिन वो कहने लगी कि हमें ये हुक्म नहीं है, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती है। बेहतर यही है कि आप अपने शौहर को खुद सच बता दे। मैं उसकी मिन्नत करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट फहाद तक पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं यूं थी कि बेचान बुत। मेरा सच फहाद को पता चल चुका था। फहाद के बदलते तासुरात और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास फहाद से
मेरी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगे कि अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। उस वक्त मेरी बदहवासी अरूज पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। फहाद ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सजा सुनाने वाले थे। फहाद जब कमरे में आए तो उनकी आंखें लाल थी। मेरा दिल यूं था कि धड़कना भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखते रहे। उन्होंने जबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से जैसे सब कुछ कह रहे थे। कितनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई। मैं बस मुसलसल आंसू बहा रही थी। फिर फहाद कहने लगे, बस एक बात बता दो नौशी, क्या तुम ये बात पहले से जानती थी? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे शादी की रात निकाह के बाद ये बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोकती थी, ताकि आप ये सच जानकर मुझे तलाक दे दोगे। ये कहकर मैं रोने लगी। वो कहने लगे, तुमने अच्छा नहीं किया नौशे, तुम जानती थी मैं इकलौता हूँ, मेरी माँ को मेरी औलाद चाहिए। तुम्हारी अम्मी अगर सच से वाकिफ थी तो उन्होंने हमें अनजान रखकर गलत किया है। ये कहकर फहाद कमरे से बाहर निकल गए। पूरी रात वो कमरे में नहीं आए। मेरी वालदा ने मुझे शादी की रात रोते हुए ये बताया था कि मैं बांझ हूँ, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। फिर मुझसे ये भी कहा था कि जितना हो सके मैं फहाद से दूर रहूं, क्योंकि अगर वो मुझसे ताल्लुक कायम करेगा तो जाहिर है फिर बच्चे का मुतालबा भी करेगा, और उसके इलाज के लिए जब भी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर आश्कार हो जाएगी। मैं फूट फूट कर रोती रही, लेकिन वो एक बार भी मेरे आंसू पहुंचने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी वो मुझे क्या फैसला देने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो फहाद अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर भी उदासी सी छाई हुई थी। उसने रिपोर्ट्स पकड़ी हुई थी जो सास के सामने रख दी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। कहने लगी, फहाद मुझे इनका क्या पता कि क्या लिखा है, मुझे बताओ। फहाद कहने लगे कि मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता अम्मी, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे जरासीम नहीं है कि मैं औलाद दे सकूं। ये कहकर वो रोने लगा और मेरी सास के गले लग गया। कहने लगा, अम्मा मैं बांझ मर्द हूँ, खुदा के लिए मुझसे दोबारा औलाद का मत कहिएगा। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया। फहाद ने हर बात खुद पर डाल ली थी और मुझे हर चीज से बरी कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने शौहर को देख रही थी। ये मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने फहाद की सूरत में था। मेरी सास ने आंसू बहा लिए तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम यतीम खाने से कोई ना कोई बच्चा ले लेंगे और उसे अपना समझ कर पालेंगे, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं कभी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूंगी। कमरे में आकर फहाद बेजान सा होकर बैठ गया था। मैं जमीन पर बैठकर उसके पांव पकड़ के रोने लगी। मैंने कहा, ये आपने क्या किया? मेरी खामी को अपने नाम ले लिया। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगे, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास हमारे वजूद के साथ हमारे अंदर के ऐब को भी छुपा लेता है। तुम मेरा लिबास हो नौशी, तुम्हारा ऐब मेरा ऐब है और मेरी खूबी तुम्हारी। मैं ये नहीं कहता कि ये सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे फहाद जैसा शौहर मिला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।